वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज हम लोग सीटीईटी जनवरी 2021 के पेपर को डिस्कस करेंगे, नॉट द एंटायर पेपर। मैं फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगी पार्ट 1 का, यानी पेपर 1 का, सीडीपी का, कि उसे कैसे हैंडल करना है आपको। अगर आपकी तैयारी नहीं है, मान लीजिए कि आप फर्स्ट बार अपियर कर रहे हो सीटेट के लिए और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो कैसे आप मोर देन 20 स्कोर कर सकते हो पेपर में। तो उसके लिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, जिससे कि आपको बहुत बहुत मदद मिलेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपकी तैयारी नहीं भी है, अगर आपने बुक से पढ़ाई नहीं भी की है, देन हाउ कैन यू डील विद द क्वेश्चंस। आप कैसे क्वेश्चन को डील कर सकते हो। और अगर आपने तैयारी की है और आपकी तैयारी सफिशिएंट नहीं आपको फील हो रही है, तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो मैं आपको भी सिखाऊंगी। मैंने सीडीपी में 30/30 स्कोर किया है, तो उसके बेसिस पे, उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू डील विद सीटीईटी क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारे सामने आता है। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी, रोहन स्टार्टेड क्राइंग। Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Don't boys don't cry." This statement by father reflects gender stereotype, challenges gender stereotype, reduces gender bias, या promotes gender equality। ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि खेल के दौरान पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते हैं, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। देखिए, अब इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड को चूज करना है कि क्या नहीं हो सकता है, आपको निगेटिव क्या फील हो रहा है। मान लीजिए आपने तैयारी नहीं की है, आपने जेंडर इक्वलिटी, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में नहीं पढ़ाई की है। हाउ कैन यू एलिमिनेट फ्रॉम दिस क्वेश्चन? आप कैसे निगेटिव रिस्पॉन्स को आप कैसे हटाएंगे, अभी मैं आपको सिखाती हूँ। अभी देखिए, रिफ्लेक्ट्स, चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। रिफ्लेक्ट्स जेंडर जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब जो सदियों से जेंडर स्टीरियोटाइपिंग चला चला आ रहा है कि एक लड़की बच्ची है तो वो गुड़िया से खेलेगी, खाना बनाना सीखेगी। अगर एक लड़का बच्चा है तो वो रो नहीं सकता, वो बहुत ही ज्यादा बदमाश हो सकता है। तो एक सदियों से एक चला आ रहा है कि लड़का है तो ऐसे ही पाल पोस के बड़ा करना है, और लड़की है तो ऐसे ही पाल पोस के बड़ा करना है। तो ये हमारा दिखाता है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब ही होता है कि जो सदियों से चला आ रहा है उस रीत को आगे ले जाना। तो रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, इसकी संभावना है कि 1 का आंसर ए ये वाला हो सकता है, संभावना है। चलिए आगे देखते हैं कि हो सकता है हमें और भी बेटर आंसर मिले। चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये कहीं से भी चैलेंज किया जा रहा है, इसको बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। रिड्यूसेस जेंडर बायस, इससे जेंडर में जो भेदभाव होता है उसको कम हो रहा है, कहीं से भी कम नहीं हो रहा है। अगर अगर फादर बोल रहे हैं कि बेटा तुम रो मत, इससे इससे क्या है कि जेंडर में जो भेदभाव है वो कम हो रहा है, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। एक लड़के को वही चीज सिखाया जा रहा है जो लड़के सदियों से, सालों से, पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। तो इससे कहीं भी भेदभाव कम नहीं हो रहा है। प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। और हमारा लास्ट है कि प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी, कहीं से भी ये ऑप्शन सही नहीं है कि ये प्रमोट करेगा जेंडर इक्वालिटी को। एक पिता बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा जैसा लड़का करते हैं लड़के ऐसा नहीं करते, वैसा ही करो। इस ये कहीं से भी स्टेटमेंट सही नहीं है, उन्हें कहीं से भी भेदभाव करना नहीं चाहिए। तो इसका सबसे सटीक आंसर जो है, अगर आपने नहीं भी पढ़ाई की है, तो ये आता है रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप की। जेंडर स्टीरियोटाइप को ही ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये नीचे नहीं जा रहा। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा नीचे नहीं जा रहा मेरा। हम्म तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है, एक प्रगतिशील क्लासरूम जो है, उसमें उसका माहौल कैसा होना चाहिए। मैं इसे पहले इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर लगे। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ओके नाउ इट्स फाइन। एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है
उसमें क्या होना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा, अगर एक आपको एक पॉजिटिव क्लासरूम माहौल क्रिएट करना है तो वो क्लासरूम कैसा होना चाहिए जो क्लासरूम पॉजिटिव लगेगा? क्या होना चाहिए उसकी क्वालिटी? पहला है अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। जो करिकुलम बन गया है, सालों से चलता आ रहा है, टीचर को वो फॉलो करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। क्या ये कहीं से भी आपको सही लग रहा है? आप खुद ही सोच के देखिए कि जो करिकुलम चलता आ रहा है, अगर कहीं भी रिजिड होने की बात हो रही है ऑप्शन में, कि आप इससे इंसान में परिवर्तन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी किसी में भी होना चाहिए। अगर कहीं से भी रिजिडिटी आ रही है कि फिक्स्ड करिकुलम को टीचर फॉलो कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी मतलब ये नहीं है। आज न कल तो करिकुलम भी चेंज होते ही होते रहते हैं, ठीक है? थोड़ा सा करिकुलम से आगे भी जाके बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना कहीं से भी गलत नहीं है। तो ये ऑप्शन कहीं से भी सही मुझे नहीं लग रहा है, तो इसे हम लोग क्रॉस कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को एलिमिनेट करना आप लोग सीखिए सबसे पहले, सीटीईटी अगर क्वालिफाई करना है तो। अगला इसका सेकंड पॉइंट है, द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमंग स्टूडेंट। अब यहाँ कह रहा है कि विद्यार्थियों के बीच आप प्रतिस्पर्धा का बल देना चाहिए, यानी कि आप कंपटीशन क्रिएट कर दीजिए। तो टीचर ने तो कंपटीशन क्रिएट कर दिया, बट उनका क्या, जो बच्चों का आईक्यू थोड़ा सा कम है, या और किसी बच्चे का आईक्यू थोड़ा ज्यादा है, जो गिफ्टेड चाइल्ड है, वो तो फट एकदम तुरंत से कर लेंगे उस क्वेश्चन को। इससे क्या होगा कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, उनका मोटिवेशन क्लासरूम में डाउन हो सकता है। तो ऐसा कोई माहौल हम लोग कोशिश करें नहीं बनाने का, जिससे बच्चों में ही ऐसा माहौल आप बना दें कि अफरा दफरी का माहौल बन जाए और बच्चे आपस में ही लड़ झगड़ लें। तो ये भी कहीं से भी सही नहीं लग रहा है मुझे। आइए हम लोग थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? एलिमिनेट करना सीखिए आप लोग। मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्या नहीं होगा, निगेटिव वर्ड्स को हटाइए। थर्ड हमारा आ रहा है, एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ज्ञान की संरक्षण संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है, टीचर ने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि बच्चे जो हैं अपने नॉलेज को जितना मन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे कंपटीशन का माहौल क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ पे टीचर जो है वो एक कंस्ट्रक्शन का माहौल क्रिएट कर दी है कि बच्चे जो है वो अपना नॉलेज खुद ही कंस्ट्रक्ट करें, और इससे बच्चों की सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और वो और भी ज्यादा सोचेंगे। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको आप मार्क करके रखिए। पॉजिटिव स्टेटमेंट को पकड़ना सीखिए, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अभी फोर्थ नंबर देखिए क्या लिखा है, स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर। यानी कि जिस बच्चे का नंबर ज्यादा आया, अभी मैं बता रही हूँ, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। यानी कि जो बच्चे का नंबर अच्छा आया वो बच्चा तेज है, वो बच्चा सबसे होनहार है, और जिस बच्चे का नंबर 0 आया वो बच्चा किसी काम का नहीं है। ये कहीं से भी सही स्टेटमेंट नहीं पता चलता है। इससे साफ पता चलता है कि किसी को भी उसके एकेडमिक स्कोर पे नहीं आंकना चाहिए। ये सरासर एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस से दूर भागना सीखिए। तो फोर्थ भी आपका रॉन्ग आता है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही मिला। थ्री थ्री जो है हमारा राइट आंसर है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग 5 क्वेश्चन बस डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस को डील कैसे करना है सीटीईटी एग्जाम में। अभी सीटीईटी का फिर एग्जाम हो सकता है, जब भी होगा नेक्स्ट, तो आप लोग को एटलीस्ट अगर नहीं भी तैयारी है तो मैं आपको कुछ टिप्स इससे पता चल जाएगा कि दे दूंगी, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट है, एटलीस्ट आप सीडीपी में 25+ तो स्कोर करोगे ही इस ट्रिक से। आफ्टर observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will demotivate the children to learn, act as a scaffold for learning, cause withdrawal tendency among students, be meaningless in process of learning. अब देखिए यहाँ पे लेव वाइटोस्की की थ्योरी आ जाती है। अब 1 मिनट के लिए मैं आपको बता रही हूँ, मैंने क्या बोला, अगर आपने प्रिपेयर नहीं भी किया है तो आप क्वेश्चन को डील कर सकें। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका, क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइटोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में
प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। देखिए, अब यहाँ पे निगेटिव क्या है? डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। अगर किसी बच्चे से पूछा जा रहा है पढ़ाने के दौरान व्हाट, अगर मान लीजिए आपको लेव वाइटोस्की की थ्योरी नहीं भी पता है, आपको नहीं पता है कि क्या है लेव वाइटोस्की की थ्योरी, तो आप क्या करोगे? आप सोचो पहले कि यहाँ पे स्टेटमेंट पे आइए ना पहले। डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों को याद करने से, लर्न करने से, उनको सीखने से जो है डिमोटिवेट किया जाएगा अगर आप उनसे वाई, हाउ एंड वेयर पूछते हो। कहीं से भी ये स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं मुझे लग रहा है, ये निगेटिव लग रहा है। ठीक है। एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए आधारभूत संरचना का काम करेगी, ये थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है। कॉज विड्रॉल टेंडेंसी अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ये जो है छात्रों में प्रत्याहार निकास, यानी कि बच्चे हार मान जाएंगे पढ़ाई से, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगी। क्यों क्यों करेगी? बच्चे तो उत्सुक होंगे ना, क्यों करेगी ऐसा सिचुएशन क्रिएट? ये कहीं से भी सही नहीं है। और बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अगर आप लर्निंग में वाई, हाउ, व्हाट ऐसे करके कुछ हिंट नहीं दोगे तो बच्चों को उत्सुकता जागेगा कैसे? तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी मीनिंगलेस हो जाता है, कि मीनिंगलेस नहीं हो सकता। अगर टीचर पूछ रहा है वाई, व्हाट, हाउ, तो इसका कोई मतलब बनता है, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारा सही क्वेश्चन का इसका सही आंसर क्या होगा? टू, एक्ट एज स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस करने वाले हैं, फिर उसके अगला भी हम लोग, मैं भी एक वीडियो लाऊंगी उस पर, अगला भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। हम्म तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेस्ट ऑफ सोशलाइजिंग ऑफ चिल्ड्रन। एक मिनट। हाँ, इसमें से क्या सही है बच्चों का सामाजिक के संदर्भ में, बच्चों के सामाजिक संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, यानी विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन है हमारा, peers are primary socialization agents and family is secondary socialization agent। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। और फोर्थ है हमारा फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, परिवार एवं जनसंचार दोनों ही, एक मिनट, हाँ, दोनों ही समाजीकरण के द्वितीय कारक है। देखिए पहली बात तो ये है, अभी फिर मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक सिखाऊंगी। यहां लिख रहा है ऑप्शन 2, मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। क्यों करेक्ट है पहले आप 2 से देखिए। स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, स्कूल जो है वहां पे बच्चा सबसे पहले समाजीकरण सीखता है, कहीं से भी ये सही नहीं है। आपको आगे पढ़ना ही नहीं है आगे, एंड पीयर्स आर सेकेंडरी, पीयर्स होगा कि नहीं होगा ये सब बाद की बात है। सबसे पहले देखिए कि स्कूल को इसने प्राइमरी बना दिया है, कि बच्चा पहले समाजीकरण स्कूल से सीखता है, तो ये सरासर रॉन्ग हो गया, ये गलत स्टेटमेंट है। स्कूल कभी भी पहले नंबर पे नहीं आ सकता। दूसरा है पीयर्स आर प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट, अब यहाँ पे दोस्तों को बना दिया है प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट की, जो पीयर्स, अब आगे क्यों पढ़ रहे हो आप? आगे पढ़ना ही नहीं है, रॉन्ग हो गया ये पूरा। जब दोस्त अगर प्राइमरी, दोस्त से पहले समाजीकरण सीखता है तो फिर बाद का कोई मतलब ही नहीं है, दोस्त नहीं आते हैं इसमें। चौथा हमारा दिया है कि फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, एकदम गलत है ये। तो पहला कौन है? पहला स्कूल है, बच्चा जन्म लेते ही स्कूल चला जाता है, कहीं से भी सही नहीं होगा। इसका सटीक आंसर ये है कि स्कूल में बच्चा दूसरा दूसरा रूप होता है, स्कूल जहां पे बच्चा समाजीकरण सीखता है, सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है परिवार। परिवार ही एक प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है, जहां पे बच्चा समाजीकरण सीखता है, समाज के ज्ञान को सीखता है, वो सबसे पहले परिवार है। बच्चा जन्म लेके स्कूल नहीं चला जाता, बच्चा जन्म लेता है परिवार में, और परिवार के बाद 3-4 साल बाद या तीसरे साल में उसका एडमिशन स्कूल में होता है, और स्कूल सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट का काम करता है। स्कूल में बच्चा समाज की बाकी चीजों को सीखता है, लेकिन बच्चा जब जन्म लेता है तो वो परिवार से ही सीखता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो फोर्थ क्वेश्चन का, वो
ऑप्शन नंबर 1 होगा, ना कि 2, 3 और 4। इसमें देखिए आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, आप एलिमिनेशन सीखिए, मैं बार बार कह रही हूँ। 2, 3 और 4 आप एलिमिनेशन करना जब सीख जाइएगा तो आपसे काम हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग फिफ्थ देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, अभी हम नीचे आ रहे हैं। हाँ, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस emphasizes दैट, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। इंटेलिजेंस इज वन डोमेन इन सोर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्या आप समझते हैं? यानी कि एक बच्चे का जो बुद्धि होता है, बच्चे की जो बुद्धि होती है वो एक डायरेक्शन में नहीं होती है। अगर बच्चा पढ़ने में तेज है तो हो सकता है कि बच्चा डांस में भी तेज हो सकता है। हो सकता है कि कोई बच्चा गाने में तेज है, कोई बच्चा को गाने अच्छा आता है, कोई बच्चा को डांस करने अच्छा आता है, किसी बच्चे को एथलीट्स अच्छा आता है, किसी बच्चे को स्पोर्ट्स अच्छा आता है। तो ये जो बुद्धि है, जरूरी नहीं कि सिर्फ एक जगह अच्छी हो। बुद्धि मल्टीपल अलग अलग जगहों पर अच्छी, मतलब अलग अलग जगहों पे जो है वो गुड हो सकती है, आईक्यू लेवल अच्छा हो सकता है। तो पहला इसका ऑप्शन है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट से नापा जा सकता, मतलब इसको लिमिट कर दिया गया। ये क्या है, मतलब निगेटिव लग रहा है मुझे, इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। इसमें कहा जा रहा है इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है वो आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लीजिए, बच्चे का एक पन्ना दे दीजिए, बच्चा उस पर कितना सही किया कितना गलत किया उसी से बच्चे का इंटेलिजेंस क्वेश्चन पता चल गया कि लो जी बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। बिल्कुल गलत है ये, कहीं से भी सही नहीं है, समझिए गलत करना। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन्स। अगर बच्चा एक जगह इंटेलिजेंट है ना तो बच्चा सारी जगह इंटेलिजेंट होगा। अगर बच्चा डांस में अच्छा है तो बच्चा एथलीट में भी अच्छा हो जाएगा। इसका तो यही मतलब है ना, बच्चा सिंगिंग में भी अच्छा हो जाएगा, बच्चा स्पेस के नॉलेज में भी अच्छा हो जाएगा, बच्चा साइंस में भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये कहीं से भी सही स्टेटमेंट नहीं है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, यानी कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ये मुझे सही लग रहा है। और अगला कह रहा है देर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता में कोई भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। क्यों नहीं होती हैं? हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। कोई बच्चे एक, क्या दो बच्चे एक जैसे हो सकते हैं? क्या दोनों बच्चे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? ठीक है, तो इंटेलिजेंस में क्यों नहीं, कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई कम हो सकता है। तो नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं आता है। तो यहाँ का जो सटीक आंसर है, जो पॉजिटिव रिप्लाई आ रहा है, जो पॉजिटिव आंसर मुझे दिख रहा है कि देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, जो सीधी सादी शब्दों में इसे बता दिया गया है कि इंटेलिजेंस के, बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएं हैं। बात खत्म हो जाती है यहीं पे। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एम्फेसाइजेस दैट। तो अब आपको समझ में आ गया, ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस मैंने शेयर किए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा।